हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12th में इतना थ्योरी बेस्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? क्योंकि आजकल क्या होता है कि केस बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत आने लगी हैं पेपर में, जिनके कारण क्या होता है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरीके से बनाई जा सकती हैं जहाँ पर आपको वर्ड्स में फंसाया जाएगा या क्वेश्चन की फ्रेमिंग में फंसा सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर भी हमारे मार्क्स कटे, तो हम लोग बस ये थोड़ा सा मेन जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम जान लें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन ही आते हैं इससे तो, लेकिन फिर भी ये थ्योरी है जो कुछ वर्ड्स हैं हमें समझ लेने हैं। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होती है z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई, ये क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती है। इसी को हमको मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? तो कंस्ट्रेंट्स वो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं जो z के नीचे दी जाती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे z पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शन दी जाती हैं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक कहानी दी गई है, एक स्टोरी है छोटी सी, जिसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 50,000 रुपए है और एक शोरूम है। तो शोरूम में 60 पीसेस रखने की जगह है, तो वो 60 पीसेस रख सकता है या तो वो 50,000 खर्च कर सकता है। तो वो क्या हो गई, उसकी रेस्ट्रिक्शंस हो गई कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा कितना अमाउंट खर्च कर सकता है, वो कर सकता है 50,000, या वो ज्यादा से ज्यादा कितने पीसेस रख सकता है, 60 पीसेस रख सकता है। तो उसके प्रॉफिट को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो वो वाला स्टोरी है। तो भाई मैक्सिमाइज करने के लिए हम ज्यादा चेयर ला सकते हैं। चेयर सस्ती आ रही थी तो हम ज्यादा ला सकते थे, लेकिन वो 60 पीसेस से भी क्या हो रही थी? ज्यादा हो रही थी, और इतना तो शोरूम में जगह ही नहीं है, तो हम उतनी रख ही नहीं सकते। वहां से भी एक प्रॉफिट आ रहा था। फिर हम टेबल ला रहे थे वहां से, तो टेबल हमारे क्या थे? महंगे आ रहे थे, कॉस्टली थे। तो वो क्या हो रहे थे कि वो कम आ रहे थे, तो हमारे पास जगह बच भी रही थी। और लेकिन जब हमने क्या किया, टेबल और चेयर्स का क्या किया? कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमने 60 पीसेस का भी जो हमारी कंडीशन थी वो भी फुलफिल कर दी, और हमने 50,000 भी खर्च कर लिए। और उसी केस में क्या हुआ था कि ज्यादा उसका क्या निकला था? प्रॉफिट निकला था। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? हमारे जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा फिजिबल रीजन और फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल रीजन क्या होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाइंस बनाते हैं। ठीक है, हमें जो भी इनइक्वालिटीज दे रखी होती है उनसे हम क्या करते हैं? रीजन को शेड करते हैं, और जो कॉमन रीजन आता है उसी को हम कहते हैं फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, और वहीं हमें मिलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं? उस रीजन के अंदर लाई करने वाले सॉल्यूशन या उसकी बाउंड्री पर लाई करने वाले सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 थ्योरम पढ़नी है जो कि जरूरी है, और थ्योरम ज्यादा कुछ है नहीं, उनमें याद नहीं करनी है आपको कुछ भी, बस एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी है कि हाँ ये हो सकता है। तो जैसे कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन, और जेड हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो z के पास क्या होगी? ऑप्टिमल वैल्यू होगी। अब ऑप्टिमल वैल्यू क्या होता है? या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने वहां प्रॉफिट सीखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हो या मिनिमम कर सकते हो, तो ऑप्टिमल वैल्यू जो कि मैक्सिमम और मिनिमम होगी। तो ये जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां पर लाई करेगी? वो मस्ट ऑकर एट अ कॉर्नर पॉइंट, मतलब वो उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही क्या करेगी? लाई करेगी। फिर इसी तरीके से हमारी थ्योरम 2 है। थ्योरम 2 क्या कहती है? ये कहती है कि लेट आर बी द फिजिबल रीजन, और ये क्या है? जेड हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आर अगर बाउंडेड होता है आर अगर बाउंडेड होता है तो जेड के पास बोथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों होंगी। ठीक है, और वो कहां पर होंगी? वो होंगी उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर। ठीक है, अगर हमारा जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहां मिलेगी? वो मिलेगी उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट और है, कहता है कि अगर R अनबाउंडेड है, R अनबाउंडेड है मतलब जो हमारा फिजिबल रीजन है वो कैसा है? अनबाउंडेड है, वो किसी लाइन से बाउंड नहीं कर पाया। अगर वो अनबाउंडेड है तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कहां करेगा? उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगा। तो हमारा जो लेट आर बी द अनबाउंडेड रीजन, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट, कोई एक शायद एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो अब मैं ये जो हमें थ्योरी थी थोड़ी सी जो हमने सीख ली है, अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पे ले जाता हूं कि कैसे बाउंडेड का केस सॉल्व करते हैं और कैसे अनबाउंडेड का केस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। चलिए आइए, तो मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस पे ले जाता हूं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। वो क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। अब ये क्या दे रखा है आपको? ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, और हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स और लिख लेते हैं हम। कंस्ट्रेंट्स है हमारे x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई
लेस देन और इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है और ये कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ग्राफ सही तरीके से प्लॉट कर लिया तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व यही हो जाएगा। चलो करते हैं। तो पहले कैसे करेंगे हम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है x ग्रेटर देन 0, मतलब x कहां से कहां ग्रेटर देन 0, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है x ग्रेटर देन 0, और y ग्रेटर देन 0 कहां होता है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो वैसे तो सेकंड में भी होता है, लेकिन ये दोनों सिमिलर कहां होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा यहाँ पर ये क्वाड्रेंट लेना है। तो ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, इस चीज पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम ये दो इक्वेशन उठाते हैं, x प्लस वाई, अब हम इक्वल्स टू करके 50 और पहली दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो मैं यहाँ पर x y की वैल्यू निकालता हूँ, चलो निकालते हैं। अब x y की वैल्यू तो हमने 9th क्लास में सीखी है, कैसे निकालते हैं, x को 0 रखो तो y की वैल्यू 50, y को 0 रखो तो x की वैल्यू 50। चलो ये भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम यहाँ से और निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ से भी क्या करेंगे, x y की वैल्यूज निकालेंगे। चलो, तो ये तो हम 9th क्लास में सीख कर आ चुके हैं कि सिर्फ हमें वैल्यूज डालनी है। x की वैल्यू 0 डालो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, y की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमको यही यहाँ पर प्लॉट करना है। तो ये देखो x0 y 50, x0 y 50, मैंने ये ले लिया 50, तो ये क्या हो गया हमारा 0,50 कोऑर्डिनेट हो गया, और एक हो गया 50,0, हमने 50,0 यहाँ ले लिया। ठीक है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हम फर्स्ट लाइन हमने क्या कर दी, प्लॉट कर ली। प्लॉट कर ली तो प्लॉटिंग के साथ साथ ध्यान रखना नेमिंग भी कर लेना इसकी, क्यों, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अभी हम शेड करेंगे तब मैं से सही से लिखूंगा इनइक्वालिटी को। फिर एक है x0, y कितना है 90, तो मैं यहाँ पर कहीं बना लेता हूँ, y कितना है हमारा 90 है, तो ये हो गया हमारा 0,90। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 30,0, तो 30,0 यहाँ बना लेता हूँ। वैसे तो आपको पेपर में एक ग्राफ पेपर मिलेगा जिस पर आप अच्छे से क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप वहां कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको रफ स्केच की मदद से आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई हमारी, ये 30 हो गया। ठीक है, और ये लाइन यहाँ चली गई, तो इस लाइन को भी मैं नेम कर देता हूँ 3x प्लस वाई। अब मुझे क्या करना है इनको शेड करना है, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटीज हमने यहाँ पर इक्वल्स टू लेकर चले जब सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम शेड करते हैं तो हमें इनइक्वालिटीज पर ध्यान रखना है। कैसे कि जब इनइक्वालिटी हमारी लेस देन हो, मतलब ये वेरिएबल्स क्या हो, लेस देन हो, तो हमारी जो शेडिंग होती है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होती है। और अगर यही हमारी 3x प्लस वाई अगर मैं बोल देता कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो हमारी शेडिंग क्या होती, आउटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये इनइक्वालिटीज बताती हैं कि भाई आप x y की ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो हमेशा, लेकिन क्या वो 50 से छोटी होनी चाहिए। तो ये चीज तो समझ आ रही है कि अगर मैं यहाँ पे ही ले लूंगा तो वैल्यू, जैसे यहाँ मैं 60 ले लेता हूँ, यहाँ मैं 100 ले लेता हूँ, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी 50 से बड़ी हो जाएंगी, मतलब उस तरफ तो शेड हो ही नहीं सकता। शेड किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा शेड। चलो शेड कर देते हैं, ये वाली लाइन है ना हमारी, तो पहले हम ये वाली शेड कर देते हैं, ये कर दी हमने शेड। ठीक है, तो मैं इसको ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 50 कर देता हूं। अब दूसरी वाली लाइन है, तो ये भी हमें ऐसे एक्स वाई लेने हैं जो कि क्या हो 90 से छोटा हो, तो इधर लूंगा तो क्या होगा, बड़े आ जाएंगे, मतलब ये तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हमें इसी तरफ लेना है, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन ही लेना है। तो ध्यान से देखोगे तो ये भी किस तरफ आ रहा है, इसी तरफ आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो कॉमन पार्ट बना, कॉमन रीजन, और कॉमन रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। तो हमारा फिजिबल रीजन जो है वो ये बना। अब ध्यान रखना, यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है, यहाँ तो वैसे तो बोला है मैक्सिमाइज, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉमन रीजन हो गया। यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं कि इस वाले कॉर्नर पॉइंट को जो है 0,0 को भूल जाते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ये आ गया, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा ये आ गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया और एक कॉर्नर पॉइंट ये आ गया। बच्चे हम अक्सर करते हैं कि यहाँ पर 0,0 को भूल जाते हैं, उसे कॉर्नर पॉइंट बनाते ही नहीं है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब मैं कॉर्नर पॉइंट्स को क्या करूंगा, यहाँ लिख लूंगा कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ लिख लूंगा मैं z। अब कॉर्नर पॉइंट लिखो 0,0, दूसरा लिखो 30,0, फिर तीसरा लिखो 0,50। अब भाई ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालूं भैया तो अगर आपको याद हो 10th क्लास में हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। कैसे करते थे, सब्स्टिट्यूशन की मदद से, एलिमिनेशन की मदद से। तो बस वैसे ही आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है आपको
जिन भी इक्वेशंस के बीच का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो आप उन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उन दोनों मेथड से सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो चलो मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब ये तो एलिमिनेशन से सीधी सीधी हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब x माइनस 3x कितना होता है, माइनस का 2x होता है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू को यहाँ रखो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। तो x की वैल्यू मैंने इसमें रखी 20, तो इधर जाके तो 50 माइनस 20 कितना होता है, 30 होता है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 20,30। अब याद रखना है, गलती से क्या होता है फेवर के क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में हम 30 को पहले लिख सकते हैं, 20 को बाद में लिख देते हैं। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो हमारा एक और कॉर्नर पॉइंट आ गया, कितना आ गया, 20,30। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, बस हमारा काम यहीं तक था। कैसे, अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, इस वाली हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें रख देंगे और हमारी जो भी z की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिखते हैं। तो चलो 0,0 रखा तो 0 आ गई वैल्यू, 30,0 रखा तो 120 आ गई। देखो 30 रखा और ये तो 0 हो गया तो 120 आ गई। अब यहाँ रखा तो ये 50 आ गई और 20 30 रखा तो देखो 20 रखा तो ये हो गया 80 और मैंने प्लस 30 किया तो कितना आया, 110 आ गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे इस वैल्यू को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। और मैक्सिमम वैल्यू मेरी कहां पर आई है, वो यहां पर आई है। ये कैसी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो बस हमारे को बस लास्ट में यही लिख देना है कि हम सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 120 एट, अभी एट कहां पर आई है, 30,0 पर। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और इस तरीके से आपको से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये मैक्सिमाइज की बात थी, इसी तरीके से आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। मिनिमाइज में क्या होगा, जो वैल्यू छोटी है तो छोटी कौन सी वैल्यू, ये वाली है, तो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 0 और कहां पर है, एट 0,0 पर। इसी तरीके से आप मिनिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने मैक्सिमाइज कर दिया। अब ये तो हुआ बाउंडेड वाला केस। ठीक है, अब हमें एक और केस सीखना है, वो है अनबाउंडेड वाला केस। और एक केस और आ सकता है कि आपकी दो मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, मतलब दो कोऑर्डिनेट पर 120 यहाँ पर आ गया और इसको भी मान लो, समझो कि 120 आ गया, तो दो जगहों पर भी मैक्सिमम वैल्यू भी आ सकती है और मिनिमम वैल्यू भी आ सकती है। तो वहां डरने वाली बात नहीं है, उसका सेम प्रोसीजर यही है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। वैल्यू जेड की वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह मैक्सिमाइज भी मिल सकती है और मिनिमम भी मिल सकती है। तो वो भी कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, वो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ आपके सामने अनबाउंडेड वाला केस। ठीक है, तो अब हम अनबाउंडेड वाला केस पढ़ते हैं। चलो तो मैं अब आपके सामने क्या करता हूँ, एक अनबाउंडेड वाला केस और सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो आपको पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन लिखेंगे, या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। उनमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन इसको इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। ठीक है, और हमें सच दैट कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे, कंस्ट्रेंट जो इक्वालिटी होती है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस 2y। अब भैया ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अनबाउंडेड वाला केस है, कौन सा बाउंडेड वाला केस है, तो वो आपको जब आप ग्राफ बना लोगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ भी टेंशन नहीं है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, x रखो y रखो। ठीक है, x की वैल्यू 0। अब आप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो। ठीक है, जिनको इंटरसेप्ट फॉर्म आता है वो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्म है। अब भाई बेसिक भी चल सकते हो, देखो ज्यादा कोई टफ तो है नहीं। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। ये तो आपको समझ में आ रहा होगी, मैं यहाँ पर वैल्यूज रख रहा हूँ। अब मैं बना लेता हूँ ग्राफ। ग्राफ ही है जो आपको थोड़ा सा समझना है। और मैंने क्या किया, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 तो रख दिया, ये क्या 0,1। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0 ये रख दिया। तो ये लाइन मैंने क्या की, ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसको मैंने नेम कर दिया x प्लस 3y। ये कर लेना पहले। ठीक है, उसके बाद मैंने किया तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये हो गया कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0 तो ये एक हो गया कोऑर्डिनेट। अब मैंने इनको भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वैल्यू कैसे रखते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसे प्लॉट करना है। ध्यान से देखो, x y की वैल्यू मुझे हमेशा क्या करनी है, 2 या 2 से बड़ी लेनी है। तो 2 या 2 से बड़ी अगर मैं यहाँ लूंगा तो देखो वैल्यू छोटी आएगी, तो मुझे कहाँ लेनी है, हमेशा ऊपर लेनी है।
अब ऊपर लेनी है तो मुझे शेडिंग कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, ये पूरा रीजन। अब देखो ये अनबाउंडेड आ गया, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है, ये रीजन कैसा आ गया, अनबाउंडेड आ गया। अब आपको बोला x प्लस 3y की वैल्यू भी हमेशा 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपका ये रीजन भी कैसा आएगा, उधर ही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कॉमन पार्ट क्या बन रहा है, वो ये वाला पार्ट बन रहा है। एक पॉइंट ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया और एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया। तो आपका जो मेन रीजन है, जो कि कॉमन रीजन है, वो कौन सा रीजन है, वो ये वाला रीजन है यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान से, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत ग्राफ बना लेते हैं, जिसके कारण पेपर में प्रेशर इतना होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर गलती हुई तो पेपर में बच्चे यहाँ से अपना जो भी चीजें हैं पेपर सॉल्व, मतलब आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए यहीं से फिर दिक्कत कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये टाइम बहुत ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी निकाल लूं, और ये वाला पॉइंट कैसे सिखाया मैंने आपको, अगर दो लाइंस के बीच का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो उन दोनों को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन की मेथड से उन्हें सॉल्व कर दो। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैंने कह दिया x प्लस 3y इक्वल टू रखा 3 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या रखा 2 रखा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस भी कर सकता हूँ मैं, प्लस भी कर सकता हूँ। अगर अपोजिट साइन होंगे तो मैं डायरेक्ट प्लस कर दूंगा, लेकिन अगर सेम साइन है तो फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैंने माइनस किया, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, ये 2y आ गया, ये कितना आ गया 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। मैं उठा के इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ, तो जब मैं इसमें रखूंगा तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो ये हो गया हमारा काम 3/2 1/2। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए। अब कॉर्नर पॉइंट्स आ गए तो मैं बना लेता हूँ, z बना लेता हूँ, और ये क्या बना लेता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स बना लेता हूँ, और यहाँ बना लेता हूँ मैं z, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, ध्यान से देखो, 0,2, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, एक हो गया 3/2, 1/2, और एक कॉर्नर पॉइंट क्या होगा मेरा 3,0 हो गया। चलो तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0,2 इसमें रखो, तो इसमें रखा तो वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। जब मैंने 3/2 और 1/2 रखा तो 3/2 कितना होता है, तो 3 3 9 9/2 और 9/2 और प्लस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। और जब 3,0 रखा तो ये कितना आ गया 9 आ गया। अब मुझे ध्यान से देखो, ये क्या करना था, मिनिमाइज करना था, मतलब ये क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन एक चीज है भाई, अभी तक हमारा अगर बाउंडेड रीजन था तो हमने दो थ्योरम से क्या पढ़ रखा था कि अगर बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो हमें क्या मिलेगी, उनकी मैक्सिमाइज वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, उनके कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगी। लेकिन ये तो भाई कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। अब अनबाउंडेड रीजन के केस में एक चीज होती है ये जो वैल्यू आई ये स्मॉलेस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, या जो भी हम मैक्सिमाइज भी करेंगे तो अगर मैक्सिमाइज वैल्यू होगी तो वो मैक्सिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये कैसे पता लगाएंगे भैया बता दो, तो ये भी आसान है। कैसे, अब जैसे समझो आपके घर में आप सबसे छोटे बच्चे हो, ठीक है, और मैं आया आपके घर में। अब मुझे पता लगाना है कि क्या आप ही सबसे छोटे बच्चे हो, तो मैं क्या करूंगा, सारे मेंबर्स को आपके घर के एक एक करके सबको आपसे बड़ा प्रूफ कर दूंगा। तो भाई मुझे हर एक बंदे को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो आपसे बड़ा है। या तो मैं एक और तरीका यूज कर सकता हूँ, वो क्या है कि मैं आपसे एक आध और छोटा बच्चा ढूंढने की कोशिश कर लूं। अगर मुझे बच्चा मिल गया तो आप छोटे नहीं हो, लेकिन अगर नहीं मिला मतलब आप ही सबसे छोटे हो। तो चलो उसी तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, इस 7 को आपको ये z में रखना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस 7 को इस z में रखा, और आपको कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमाइज वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इससे भी छोटी वैल्यू ढूंढूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इससे भी छोटी वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है तो फिर ये छोटी वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं मिलती है तो यही छोटी वैल्यू है। तो जब मैंने ये रखा, अब मैं इस लाइन को भी क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो चलो प्लॉट कर देते हैं। कैसे, x रखा y रखा, चलो प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7/5, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 7/3। ये आ गई दो वैल्यूज हमारी। अब ध्यान से देखो तो 7/5 कितना होता है, 7/5 होता है बताओ 5 1 जा 5, तो ये हो गया 1.4, और 7/3 कितना होता है, वो होता है 2.3, ठीक है। तो 2.333, 1.4 कहाँ होगा, 1.4 यहाँ कहीं होगा, समझो 1.4 यहाँ होगा, तो 0,1.4 या 7/3, ठीक है 7/5, और ये क्या होगा हमारा, यहाँ कहीं क्या होगा 2 के बाद होगा 2.3, तो 7/3 ये हो गया। तो हमारा 7/3, 0 ये वाला पॉइंट रहा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों लाइंस को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को जोड़ दूंगा। अब जैसे ही मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ूंगा उसके बाद मैं इसका शेडेड रीजन बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे छोटे चाहिए, तो छोटे किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। क्यों, नेगेटिव तरफ या टुवर्ड्स ओरिजिन तरफ तो क्या होगा, बड़े वैल्यूज आ जाएंगे। इसकी रीजन कहाँ हुई शेडेड, ये वाली रीजन हुई, ठीक है। ध्यान से देखो अगर, तो इसका रीजन कहाँ हुआ शेडेड, इस तरफ हुआ। मतलब अब एक बात है कि मुझे ये जो रीजन है
और ये क्या बोल रखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन 7, तो ये भी पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रीजन किस तरफ बना, इस तरफ बना, और हमारा जो रीजन था एक्चुअल वो उस तरफ बन रहा था, मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, समझिए, अगर अनबाउंडेड के केस में जो हमने ये वाली इक्वेशन से जो हम लाइन बनाते हैं और हमारी जो एक्चुअल शेडेड रीजन होता है, उन दोनों शेडेड रीजन या फिजिकल रीजन के बीच में अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो वही हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, या वही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर कॉमन पॉइंट मिल जाता है, जैसे समझो अगर कोई लाइन होती वो यहाँ बन जाती, यहाँ कहीं बन जाती, तो देखो ध्यान से, और यही चलता, तो ये भी कैसा हो जाता भाई, ये तो पहली चीज तो कॉमन रीजन हो गया, और ये भी जो हमने z की वैल्यू करी वो भी कॉमन रीजन हो गई। तो क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी मिलेगी, नहीं मिलेगी। या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है जहाँ पर हमें क्या मिल सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो ध्यान रखिए, अनबाउंडेड के केस में जो हम मिनिमम वैल्यू लाते हैं, अगर हमें बोला मिनिमाइज तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं, अगर हमें बोला मैक्सिमाइज तो हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, उसको हम जेड में रखते हैं और इससे एक लाइन बनाते हैं, और उस लाइन का क्या करते हैं, हम उसे शेड करते हैं। तो क्या बोला, मैं उससे छोटे बंदे ढूंढ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये सबसे छोटा है। तो मैं अगर इससे एक और छोटा बंदा ले आया, आपके घर जैसे फैमिली मेंबर में एक और छोटा ले आया, और अगर मुझे मिल गया तो भाई ये छोटी वैल्यू नहीं है, और अगर नहीं मिली तो यही क्या है, छोटी वैल्यू है। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा दूंगा कि भाई यही हमारी, मैं क्या करूंगा, जब मुझे इसको सबसे बड़ा प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा कि या तो सारे बच्चों को इससे छोटा प्रूफ कर दूंगा, या तो जो वैल्यू मैक्सिमम है उससे एक और बड़ा बंदा ढूंढ के ले आऊंगा कि वो इससे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब मैं इसमें मिलाऊंगा, मतलब जब मैं इसमें शेड करूंगा रीजन, और अगर देखूंगा कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू या वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर कॉमन रीजन आ गया तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अगर कॉमन रीजन मिल जाता है तो द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रीजन, अगर इसमें कॉमन रीजन हमें मिल जाता तो हम बोलते हैं कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस रीजन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है। मतलब ये क्या हुई, तो हमारा इसी को हम लिख देंगे क्या, कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कितनी है, मिनिमाइज कर दिया हमने, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7, और कहाँ मिली है, एट 3/2, 1/2 पर। ठीक है, तो यही था पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर। ठीक है, आपको दो ही केस मिलेंगे, या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो या तो बाउंडेड वाला केस मिलेगा या तो अनबाउंडेड वाला केस मिलेगा। बाउंडेड वाला केस तो इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, कि उसके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगी। और जैसे अगर अनबाउंडेड वाला केस है तो आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि कॉमन रीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कॉमन रीजन मिल गया मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी हमें बोला मिनिमाइज करने को या मैक्सिमाइज करने को, वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर नहीं मिला मतलब वही उसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो आ गया होगा आपको ये समझ में लीनियर प्रोग्रामिंग। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मार्क्स दिलाएगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली पेपर में सॉल्व करना है, ग्राफ बहुत केयरफुली बनाना है। कभी कभार गलती से हमसे गलत लाइन बन जाती है, ठीक है, तो हम कॉन्फिडेंस में तो कराते हैं, लेकिन वहाँ पर जब बाद में आके चेक करते हैं तो हमारे मार्क्स गलत हो जाते हैं। तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पे बहुत ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जब हम ग्राफ बना लेते हैं और उसके बाद अगर हमारी वैल्यू गलत आने लगती है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप कहीं भी कंफ्यूज हो या फ्रस्ट्रेट हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। थैंक यू।